हेलो दोस्तों, आज हम पिछले 2 एपिसोड से चल रही पेलोपोनेशियन वॉर की कहानी जारी रखेंगे। पिछले एपिसोड में हमने युद्ध के पहले दशक की गतिविधियों को देखा। हमने देखा कि 10 साल की लड़ाई के बाद एथेंस स्पार्टा से बेहतर स्थिति में था और स्फैक्टीरिया की हार के बाद स्पार्टन्स की काफ़ी बेइज्जती हुई थी। 10 साल तक लड़ाई में धन, संपत्ति और सैनिकों के बलिदान के बाद आखिरकार एथेंस और स्पार्टा ने एक शांति समझौता कर लिया था। चलिए अब आगे की कहानी सुनते हैं। हेलो दोस्तों, एपिसोड 15 द पेलोपोनेशियन वॉर पार्ट 3 द डॉग्स ऑफ वॉर में आपका स्वागत है। अब जैसे मैंने पहले कहा, 10 साल की लड़ाई के बाद थक हार कर आखिर में एथेंस और स्पार्टा ने एक शांति समझौता कर लिया था। ये था 421 BC का निकियस का शांति समझौता या पीस ऑफ निकियस। पर इसमें एक मुसीबत थी। वैसे तो कई मुसीबतें थीं, पर एक बहुत बड़ी मुसीबत थी। वो ये कि समझौता एथेंस और स्पार्टा ने आपस में किया था। उनके साथी जिन्होंने उनकी तरह और उन्हीं की सहायता करने में धन, संपत्ति, सैनिक वगैरह खोए थे, उन्हें बिल्कुल ही नज़रअंदाज कर दिया गया था। मतलब उन्हें इस समझौते में कुछ भी नहीं मिलने वाला था। तो जाहिर सी बात है, उनके साथी इससे काफ़ी नाराज़ थे, खास करके कोरिन्थ। उन्हें तो ये समझौता किसी भी हालत में मंजूर नहीं था। इतना ही नहीं, खुद स्पार्टा और एथेंस को भी एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा नहीं था। समझौते की एक शर्त यह थी कि स्पार्टा एम्फिपोलिस का महत्वपूर्ण शहर एथेंस को लौटा देगा और एथेंस बदले में पाइलोस और किथरा स्पार्टा को लौटा देगा। स्पार्टा ने एम्फिपोलिस खाली तो कर दिया, पर शहर को एथेंस के हाथों में सौंपने की जगह एम्फिपोलिस के एथेंस विरोधी निवासियों के हाथों में छोड़ दिया। बदले में एथेंस ने भी पाइलोस को लौटा देने से इनकार कर दिया और इस तरह ये समझौता पहले ही कदम पर लड़खड़ा गया। इस शांति समझौते के पीछे स्पार्टा का एक और मकसद भी था। वो खुद को अपने पुश्तैनी दुश्मन और पड़ोसी आर्गोस से सुरक्षित रखना चाहते थे। उन्होंने कुछ समय पहले आर्गोस के साथ एक शांति समझौता किया था, जिसकी अवधि खत्म होने वाली थी, और आर्गोस ने इसका नवीकरण करने से इनकार कर दिया था। ऐसे में स्पार्टन्स को डर था कि कहीं उन्हें एथेंस और आर्गोस दोनों से एक साथ लड़ना न पड़ जाए, और अगर आर्गोस के साथ लड़ाई शुरू हो भी जाती तो निकियस के समझौते के तहत वो एथेंस से मदद मांग सकते थे, और एथेंस अगर उनकी मदद ना भी करता तो कम से कम वो एथेंस को आर्गोस की मदद करने से रोक सकते थे। इस नाजुक स्थिति में आग और तेल लेकर पहुंच गया कोरिन्थ। जैसे मैंने पहले कहा था, कोरिन्थ इस शांति समझौते से बिल्कुल भी खुश नहीं था। स्पार्टा ने समझौते के तहत कोरिन्थ और अन्य पेलोपोनेशियन राष्ट्रों के कई इलाकों पर एथेंस का कब्जा स्वीकार कर लिया था, और कोरिन्थ हर हाल में अपनी खोई हुई ज़मीन वापस चाहता था। सबसे पहले उन्होंने आर्गोस को स्पार्टा और एथेंस के खिलाफ भड़काना शुरू किया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आर्गोस को स्पार्टा और एथेंस के एक हो जाने से घबराहट हो रही थी, और कोरिन्थ ने इस घबराहट का पूरा फ़ायदा उठाया। आर्गोस ने स्पार्टा और एथेंस से निपटने के लिए एक तीसरा संगठन तैयार करना शुरू कर दिया। पहले 2 संगठन थे स्पार्टा का पेलोपोनेशियन लीग और एथेंस का डीलियन लीग। इसमें जल्द ही स्पार्टा के 2 और पड़ोसी और पेलोपोनेशियन लीग के सदस्य मैंटिनेया और एलिस शामिल हो गए। हालांकि यह आग कोरिन्थ ने लगाई थी, वो खुद फिलहाल इस संगठन से बाहर ही रहे। हो सकता है कि कोरिन्थ स्पार्टा का साथ छोड़ना नहीं चाहता था और सिर्फ उन पर फिर से लड़ाई शुरू करने का दबाव बनाना चाह रहा था। स्पार्टा का दूसरा शक्तिशाली साथी बोइशिया भी फिलहाल आर्गोस के इस संगठन में शामिल नहीं हुआ। दूसरी तरफ स्पार्टा के अंदर भी कई ऐसे नेता थे जो फिर से लड़ाई शुरू करना चाहते थे, और वो भी कोरिन्थ और बोइशिया के साथ मिलकर शांति समझौते को तोड़ने की कोशिश करने लगे। और तीसरी तरफ एथेंस में भी ऐसे नेता उभर कर आ रहे थे जिन्हें स्पार्टा की नीयत पर शक होने लगा था और जो सीधे सीधे लड़ाई से सारा मामला सुलझाना चाहते थे। ऐसा ही एक नेता था एल्सबाइडीज। एल्सबाइडीज एक अत्यंत प्रभावशाली और हद से ज़्यादा शातिर व्यक्ति था। उसकी चालों और षड्यंत्रों के कारण एथेंस और स्पार्टा के रिश्तों के बीच की दरार और भी बढ़ गई। उसने बड़ी चतुराई से एथेंस और आर्गोस के बीच एक समझौता भी करवा दिया। इसके बाद निकियस के शांति समझौते की कोई खास अहमियत नहीं रही, और ये तो कुछ भी नहीं है। कहानी में आगे चल के एल्सबाइडीज इससे भी बड़े बड़े कारनामे करके दिखाने वाला है। 421 BC से 417 BC के बीच में आर्गोस
कोरिंथ, बोईशिया, स्पार्टा और एथेंस के बीच राजनीतिक दांवपेचों, धोखाधड़ी और षड्यंत्रों का सिलसिला चलता रहा। हम फिलहाल ज़्यादा बारीकी में तो नहीं जाएंगे, पर कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को देख लेते हैं। हालांकि इस समय शांति होनी चाहिए थी, पर कई ग्रीक राष्ट्रों के बीच छोटी मोटी लड़ाइयाँ अभी भी जारी थी। इन लड़ाइयों में से एक महत्वपूर्ण लड़ाई हुई 418 BC में। इसे फर्स्ट बैटल ऑफ मैंटेनिया के नाम से जाना जाता है। इसमें एक तरफ थे स्पार्टा और उनके साथी, और दूसरी तरफ थे आर्गोस, एथेंस, मैंटेनिया और उनके साथी। लड़ाई का कारण था आर्गोस और उनके साथियों का टेजिया नाम के एक राष्ट्र पर हमला। टेजिया पेलोपोनीज क्षेत्र में था, स्पार्टा का साथी था और रणनीति के हिसाब से स्पार्टा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। स्पार्टा इसे किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता था। खैर, जब दोनों सेनाएं भिड़ी तो जीत स्पार्टन्स की हुई। इतना ही नहीं, इस जीत के बाद ग्रीक समाज में जो नाम और इज्जत पिछले कुछ सालों में स्पार्टन्स ने खो दी थी, वो भी उन्होंने वापस पा ली। अन्य ग्रीक राष्ट्र एक बार फिर स्पार्टन सेना का लोहा मारने लगे। 417 BC तक स्थिति कुछ हद तक नियंत्रण में आ गई और पेलोपोनीज राष्ट्रों ने आपस में सुलह कर ली। स्पार्टा ने अपने कई पुराने साथियों को फिर से अपने पक्ष में कर लिया और इसके साथ आखिरकार आर्गोस का बनाया तीसरा संगठन खत्म हो गया। आर्गोस ने भी स्पार्टा के साथ समझौता कर लिया, लेकिन इससे पहले कि यह समझौता पक्का हो पाता, आर्गोस के जिन नेताओं ने यह समझौता किया था उन्हें बाहर कर दिया गया और जो नए नेता आए उन्होंने ये समझौता खारिज करके एथेंस के साथ हाथ मिला लिया। इसके बाद अगले कुछ सालों के लिए एक सिलसिला शुरू हो गया जिसमें स्पार्टन सेना आर्गोस के इलाकों पर हमला करके कब्जा कर लेती थी और बदले में आर्गोस और एथेंस की सेनाएं इन्हें भगाकर ये इलाके वापस ले लिया करती थी। एक मज़े की बात यह है कि इतना सब होते हुए भी औपचारिक रूप से निकियस का शांति समझौता अभी भी बरकरार था और करीब 414 BC तक बरकरार रहा। ग्रीस में अब एक अजीब तरीके की स्थिति थी। यहाँ कहने को तो शांति थी, पर सभी मुख्य ग्रीक राष्ट्र या तो लड़ाई कर रहे थे या लड़ाई की तैयारी में थे। ऐसे में 415 BC में एथेंस से करीब 1000 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में समुंदर पार कुछ ऐसा हो रहा था जिसका युद्ध के परिणाम पर भारी असर पड़ने वाला था। हम बात कर रहे हैं सिसिली की। आप शायद जानते होंगे कि सिसिली इटली के दक्षिण में एक द्वीप है। हमने पिछले एपिसोड में सिसिली का जिक्र किया था, पर इस इलाके पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। वो इसलिए कि जब 427 BC में सिसिली में पेलोपोनीजियंस के साथी सिराक्यूज ने एथेंस के साथी लियोन्टिनी पर हमला किया, तो लियोन्टिनी की रक्षा करने के बहाने एथेंस को सिसिली और दक्षिण इटली के मामलों में दखल देने का मौका मिल गया था। लेकिन अथेनियंस इस मौके का पूरी तरह से फ़ायदा नहीं उठा पाए थे, और उठाते भी कैसे। उनके साम्राज्य के बाकी इलाकों में इतना कुछ चल रहा था कि वो उन्हीं मुसीबतों को झेलने में व्यस्त रहे। ऊपर से सिराक्यूज ने बड़ी चालाकी से सिसिली के अन्य राष्ट्रों को ये मानने के लिए राज़ी कर लिया था कि सिसिलियन राष्ट्रों के बीच के झगड़े सिसिली के लोगों का अंदरूनी मामला था और उन्हें किसी विदेशी ताकत की दखल अंदाजी की ज़रूरत नहीं थी। ये चालाकी इसलिए थी क्योंकि सिराक्यूज सिसिली का सबसे ताकतवर राष्ट्र था और बिना किसी विदेशी ताकत की मदद के कोई भी अन्य सिसिलियन राष्ट्र उनके सामने टिक नहीं सकता था। उस समय एथेंस को यह फैसला मानना पड़ा था, लेकिन अब एक बार फिर सिसिली में अपनी पकड़ मजबूत बनाने का एक सुनहरा अवसर उन्हें मिल गया था। सिसिली में दो राष्ट्रों सेगेस्टा और सेलेनुस के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी। सेलेनुस के पास सिराक्यूज का समर्थन था और इसलिए सेगेस्टा ने एथेंस से मदद मांगी। अथेनियंस तो पहले ही ऐसे किसी मौके की तलाश में थे, और जब सेगेस्टा ने इस अभियान का खर्चा खुद उठाने का वादा किया तो अथेनियंस के मुंह में पानी आ गया। अथेनियंस ने कुछ दूत सेगेस्टा भेजे, ये पक्का करने के लिए कि सेगेस्टा के पास उतना धन था भी जितना उन्होंने अथेनियंस को देने का वादा किया था। सेगेस्टा ने सिर्फ अथेनियंस की मदद पाने के लिए एक झूठा वादा कर दिया था। असल में उनके पास उतना धन था ही नहीं जितना उन्होंने अथेनियंस से कहा था, पर किसी तरह सेगेस्टा ने अथेनियन दूतों को विश्वास दिला दिया कि वो सच कह रहे थे और अथेनियंस निश्चिंत होकर हमले की तैयारी करने लगे। अथेनियन सेना अध्यक्ष निकियस, वही निकियस जिसके नाम पर शांति समझौता हुआ था, सिसिली के मामलों में उलझना नहीं चाहता था। पर दूसरी तरफ था एल्सेबाइडीज, जो किसी भी हालत में सिसिली जाना चाहता था। माना जाता है कि एल्सेबाइडीज की जिद के पीछे एक स्वार्थी वजह थी। उस ज़माने में ग्रीक समाज में धन दौलत, नाम और शोहरत हासिल करने का सबसे सम्माननीय तरीका था सैन्य अभियानों में सफलता हासिल करना, और एल्सेबाइडीज का भी शायद यही मकसद था। वो अमीर तो पहले से ही था,
पर ऐसा लगता है कि वो किसी सैन्य अभियान से जुड़ी शोहरत के लिए भूखा था। खैर, निकियस ने काफ़ी कोशिश की कि अथेनियन सभा सिसिली का अभियान रद्द कर दे। जब उसकी सभी दलीलें नाकाम रहीं तो उसने थक हार कर सभा से ये कहना शुरू कर दिया कि वो जितनी सेना सिसिली भेजना चाह रहे हैं वो काफ़ी नहीं होगी और उन्हें उससे भी बड़ी सेना भेजनी पड़ेगी। हमारा इतिहासकार थ्यूसिडिटीज़ कहता है कि निकियस उम्मीद कर रहा था कि अथेनियन सभा ये सोचकर घबरा जाएगी कि उन्हें इतनी भारी मात्रा में सैनिक और जहाज़ एथेंस से दूर सिसिली भेजने पड़ेंगे। लेकिन अफसोस, उसकी चाल उल्टी पड़ गई। सभा को उसका प्रस्ताव उल्टा पसंद आ गया और 415 बीसी में अथेनियन नौसेना की एक विशाल टोली सिसिली के लिए निकल पड़ी। अथेनियन सभा ने इस सेना का नियंत्रण 3 लोगों के हाथों में दे दिया, जिनमें से 2 थे निकियस और अल्सिबाइडिस। इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती थी और तीसरे सेना अध्यक्ष का काम था इन दोनों के बीच फैसले करवाना। लेकिन असल में ना निकियस इस तीसरे सेनापति की बात सुनने वाला था और ना अल्सिबाइडिस। हालांकि अथेनियंस अभी ये बात जानते नहीं थे, उन्होंने यहाँ कुछ गलतियाँ कर दी थी। अथेनियंस की पहली बड़ी गलती थी इतनी बड़ी सेना की कमान एक साथ निकियस और अल्सिबाइडिस को दे देना। उनकी दूसरी बड़ी गलती ये थी कि उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था कि सिसिली और दक्षिण इटली में इतनी बड़ी सेना का समर्थन करने को कोई तैयार था भी या नहीं। उन्होंने इस बात पे ध्यान ही नहीं दिया था कि सिसिली और इटली के शहर इतने सारे अथेनियन जहाज़ों को अपनी ओर आते हुए देखकर क्या सोचेंगे, और ना ही उन्होंने इस बारे में सोचा था कि इटली के शहरों के पास इतनी बड़ी नौसेना को शरण देने की या इतने सारे सैनिकों को खिलाने पिलाने की क्षमता थी भी या नहीं। जब अथेनियन नौसेना इटली पहुंची तो उन्होंने पाया कि लगभग सभी राष्ट्रों ने इतनी बड़ी सेना को शरण देने से साफ इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन्हें अब यह भी पता चला कि सेगेस्ता ने उनसे झूठ बोला था और उनके पास उतने पैसे थे ही नहीं जितने उन्होंने एथेंस को देने का वादा किया था। मतलब अब इस विशाल अभियान का खर्चा अथेनियंस को खुद उठाना पड़ने वाला था। और इतनी खराब शुरुआत अगर काफ़ी नहीं थी तो अल्सिबाइडिस को एथेंस वापस आने का आदेश दिया गया। उस पर वहाँ कुछ धार्मिक मुकदमे चल रहे थे। उसे डर था कि उसे कोई बड़ी सज़ा दे दी जाएगी और वो एथेंस पहुँचने से पहले ही भाग निकला। वो इधर उधर होता हुआ स्पार्टा जा पहुँचा, जहाँ अगले कुछ साल वो स्पार्टन्स की सहायता करने लगा अपनी मातृभूमि एथेंस के खिलाफ। अब अथेनियन सेना का एक बड़ा हिस्सा सिसिली में बैठा था, बिना स्थानीय राष्ट्रों के समर्थन के, बिना वादा की गई धनराशि के और बिना अल्सिबाइडिस के, जो तीनों सेना अध्यक्षों में से सिसिली जाने के लिए सबसे ज़्यादा उतावला था। यानी अब अथेनियन सेना का नियंत्रण निकियस के हाथ में था, एक ऐसा व्यक्ति जिसने सिसिली अभियान को रोकने की पूरी कोशिश की थी। शुरुआत में ही काफ़ी बुरी तरह से लड़खड़ा जाने के बाद अथेनियन सेना ने धीरे धीरे सिसिली में अपनी स्थिति सुधारना शुरू किया। फर्स्ट बैटल ऑफ सिराक्यूज़ में जब पहली बार उनका सामना सिराक्यूज़ की सेना से हुआ तो सीधे सीधे तो कोई नहीं जीता, पर अथेनियंस की स्थिति बेहतर थी। इसके बाद अथेनियन और सिराक्यूज़न सेनाओं के बीच कई छोटी बड़ी लड़ाइयाँ होती रहीं, पर निकियस के सुस्त रवैये के कारण अथेनियंस किसी भी जीत का ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठा पाए। इसके बावजूद अथेनियंस सिराक्यूज़ को पीछे धकेलकर उनके शहर का घेराव करने में सफल हो रहे थे। सिराक्यूज़ एक समय पर आत्मसमर्पण करने की तैयारी भी करने लगा था, लेकिन फिर फटा पोस्टर और निकला हीरो। जिस तरह स्पार्टा ने पिछले एपिसोड में ब्रेसिडस को हॉकिडी क्षेत्र भेजा था, उसी तरह इस बार उन्होंने गिलिपस नाम के एक बहादुर और शातिर सेनापति को सिराक्यूज़ की मदद के लिए भेजा। गिलिपस के आने से सिराक्यूज़ के लोगों में जैसे एक बार फिर जान आ गई। इस नए जोश के साथ उन्होंने कई छोटी लड़ाइयाँ जीती और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, उन्होंने अथेनियंस को सिराक्यूज़ का घेराव करने से रोक दिया। सिराक्यूज़ का घेराव ना कर पाना अथेनियंस के लिए बहुत बड़ा धक्का था। उन्हें एहसास होने लगा था कि सिसिली का मामला उतनी आसानी से नहीं निपटने वाला था जितना वो सोच कर आए थे। अथेनियन सैनिक शारीरिक और मानसिक तौर पर थकने लगे थे। उनका मनोबल तो कमज़ोर पड़ ही रहा था, साथ ही लंबे समय तक लगातार पानी में रहने के कारण उनके जहाज़ भी खराब होने लगे थे। निकियस अब सिराक्यूज़ को हरा पाने की उम्मीद छोड़ चुका था और सिसिली में और रुकना नहीं चाहता था, लेकिन वो सीधे सीधे ये कहना भी नहीं चाहता था। उसे डर था कि अथेनियन सभा उसे कायर करार ना दे दे। उसने अथेनियन सभा को एक संदेश भेजा जिसमें उसने कहा कि सिसिली में स्थिति गंभीर थी
और सभा को या तो सेना को वापस बुला लेना चाहिए या फिर और सैनिक और जहाज़ भेज देने चाहिए। वो चाह ये रहा था कि उसे वापस बुला लिया जाए, पर अथेनियन सभा ने उल्टा और सैनिक भेजने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब सिसिली की कहानी आगे बढ़ाने से पहले एक बार जल्दी से ये भी देख लेते हैं कि इस समय ग्रीस में क्या चल रहा था। करीब 414 बीसी में एथेंस ने एम्फिपोलिस पर कब्जा करने की एक नाकाम कोशिश की। पायलॉस से स्पार्टा के आसपास के क्षेत्रों पर हमले किए गए और अथेनियन नौसेना की एक टोली ने पेलोपोनीस क्षेत्र के तटीय इलाकों पर हमला किया। पेलोपोनीस क्षेत्र पर यह हमला निकेस के समझौते का सीधा सीधा उल्लंघन था और इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ समझौते के बरकरार होने का ढोंग आखिरकार खत्म हो गया। बदले में 413 बीसी में स्पार्टा ने एटिका पे एक जोरदार हमला किया। इससे पहले स्पार्टन्स ने एटिका पे करीब 12 साल पहले हमला किया था। यह हमला सफल रहा और स्पार्टन सेना ने अपने राजा एजिस II के नेतृत्व में डेकेलिया नाम के एक स्थान पर कब्जा करके उसे किले में तब्दील कर दिया। यह एथेंस के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक बात थी। डेकेलिया कई कारणों से अत्यंत महत्वपूर्ण था। ये एथेंस के काफ़ी करीब था, मतलब स्पार्टन सेना मौका मिलने पर बड़ी आसानी से एथेंस पे हमला कर सकती थी। ये एथेंस से यूबिया जाने के रास्ते पर था और एथेंस के आयात निर्यात का मुख्य मार्ग भी यहीं से होकर जाता था। यूबिया एटिका के पड़ोस में एक बड़ा द्वीप था जहाँ लड़ाई के समय में अथेनियंस अपने जानवर और अन्य संपत्ति वगैरह महफूज रखा करते थे। स्पार्टन्स ने यह रास्ता अब बंद कर दिया था। डेकेलिया से स्पार्टन्स एटिका के ग्रामीण इलाकों पर नज़र और नियंत्रण भी रख सकते थे, मतलब अथेनियंस के लिए खेती बाड़ी करना और फसलें उगाना बहुत मुश्किल हो गया। इतना ही नहीं, स्पार्टन सेना के डेकेलिया में होने के कारण एथेंस के चांदी के खनन के कारोबार में भी काफ़ी रुकावट आई। इन खानों में काम कर रहे गुलाम बड़ी संख्या में डेकेलिया भागने लगे, जिसके कारण आखिरकार खाने बंद पड़ गई। स्पार्टन्स का ये वार अथेनियंस के लिए आर्थिक रूप से बहुत हानिकारक साबित हुआ। और ये स्पार्टन सेना पुरानी स्पार्टन सेनाओं की तरह नहीं थी जो एटिका में थोड़ी बहुत तबाही मचाकर वापस घर लौट जाया करती थी। ये सेना डेकेलिया में डेरा जमाकर बैठने के इरादे से आई थी। जैसे पिछले कई सालों से पायलॉस स्पार्टा के लिए सरदर्द और चिंता का कारण बना हुआ था, अब डेकेलिया एथेंस के लिए सरदर्द बन गया। सबसे ज़्यादा दिलचस्पी की बात यह है कि थ्यूसिडिटीज़ कहता है कि डेकेलिया पर स्थायी रूप से डेरा जमाने का शानदार सुझाव स्पार्टन्स को शायद हमारे पुराने दोस्त एल्सिबाइडीज़ ने दिया था। इतना सब होते हुए भी अथेनियन सभा और सैनिक और जहाज़ सिसिली भेजने के फैसले पर डटी रही। सिसिली में अथेनियंस और गिलिपस के नेतृत्व में सिराक्यूज़ की सेना का कई बार सामना हुआ। इन लड़ाइयों में सिराक्यूज़ का पलड़ा भारी होता दिख रहा था और अथेनियंस के जीतने की उम्मीद दिन ब दिन कम होती जा रही थी। पर सही समय पर जब एथेंस से हाल ही में रवाना हुए सैनिक और जहाज़ उनके पास पहुंच गए तो उनकी थकी हारी सेना में भी एक बार फिर से जान आ गई। उन्होंने एक आखिरी बार पूरा जोर लगाकर फिर से सिराक्यूज़ का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन वो इस बार भी असफल रहे। इस नाकामी के बाद अथेनियंस ने हार मान ली। गिलिपस की मदद के लिए और सैनिक और जहाज़ आते देखकर निकेस ने आखिरकार सिसिली से निकल जाने का फैसला कर लिया। अथेनियन सेना रात के अंधेरे में चुपचाप निकल जाना चाहती थी, पर फिर किस्मत ने उनके साथ एक अजीब खेल खेला। वो निकलने की तैयारी कर ही रहे थे कि उन्होंने एक चंद्र ग्रहण होता देखा। इसे एक अपशकुन मानकर उन्होंने अब 27 दिन बाद वापस जाने का फैसला किया। अंधविश्वास कितना हानिकारक हो सकता है वो अथेनियंस को जल्द पता चलने वाला था। सिसिली में कुछ देर और रुकने के निर्णायक फैसले के कुछ ही दिन बाद 9 सितंबर 414 बीसी को अथेनियन और सिराक्यूजियन नौसेनाओं का एक आखिरी बार सामना हुआ। इस लड़ाई को सेकेंड बैटल ऑफ सिराक्यूज के नाम से जाना जाता है और इसमें अथेनियंस को एक भारी हार का सामना करना पड़ा। इस खूंखार लड़ाई के दौरान अथेनियंस ने कई जहाज़ और सैनिक खोए। जो सैनिक बचे उन्होंने जहाज़ों पर फिर से चढ़ने से इनकार कर दिया और पैदल भागने की कोशिश की, लेकिन सिराक्यूज़ की सेना ने उनका दृढ़ता से पीछा किया और अगले कुछ दिनों में उन्हें पकड़कर या तो मौत के घाट उतार दिया या फिर बंदी बनाकर कठिन कारावास में डाल दिया। कई कैदियों को गुलामों के तौर पर बेच दिया गया। ये हारे हुए सैनिकों और कब्जा किए शहरों के निवासियों के साथ ग्रीक समाज में अक्सर होता था। निकियस और अन्य अथेनियन सेनाध्यक्षों को घसीटकर सिराक्यूज़ वापस ले जाया गया, जहां सिराक्यूज़ की सरकार ने उन्हें मौत की सज़ा दे दी। सिसिली के चक्कर में अथेनियंस ने लगभग अपनी पूरी नौसेना खो दी। इसमें 150 से भी ज़्यादा उच्च श्रेणी के जहाज़ और कई हज़ारों की तादाद में अनुभवी सैनिक शामिल थे। साथ ही उन्होंने इस अभियान में खूब सारा पैसा भी खर्च कर दिया था
और बदले में पाया था बिल्कुल शून्य, मतलब कुछ भी नहीं। और इस हार से उनकी जो बेइज्जती हुई वो अलग। एथेंस की इतनी भारी भरकम हार, वो भी समुद्र की लड़ाई में, कोई छोटी बात नहीं थी। ग्रीक समाज में अथेनियन नौसेना को टक्कर दे पाना लगभग नामुमकिन माना जाता था, और यहाँ सिरक्यूज ने उन्हें सिर्फ टक्कर ही नहीं दी थी, बल्कि पूरी तरह से तबाही करके रख दिया था। इस हार के बाद पूरा ग्रीक समाज उसी तरह से हिल गया जैसे कई साल पहले स्पेक्टेरिया में स्पार्टा की हार के बाद हिल गया था। अब सिसिली का अभियान क्यों असफल रहा, इसके कई कारण हो सकते हैं। कुछ विशेषज्ञ इसका इल्ज़ाम निकियस पर डालते हैं और कुछ एल्सेबाइडीज पर। कुछ मानते हैं कि पूरी योजना ही गलत थी, और कुछ मानते हैं कि योजना ठीक थी पर इसे सही से अंजाम नहीं दिया गया। इन सब कारणों को हम बारीकी में फिर किसी दिन देखेंगे। फिलहाल एथेंस में जब सिसिली में हुई तबाही की खबर पहुंची तो पहले तो किसी को विश्वास ही नहीं हुआ। फिर आखिर में जब लोगों को यह एहसास होने लगा कि उनकी सेना काफ़ी हद तक बर्बाद हो चुकी थी और उनके मुख्य सेना अध्यक्ष मारे जा चुके थे, तो एथेंस शहर में खौफ और घबराहट का माहौल फैल गया। जो नुकसान उनका हो चुका था वो तो सिर्फ शुरुआत थी। वो जानते थे कि अब डीलियन लीग के वो सारे सदस्य जो उनके राज से नाखुश थे, इस मौके का फ़ायदा उठाकर विद्रोह कर देने वाले थे। जो राष्ट्र अभी तक इस महायुद्ध में निष्पक्ष थे, वो अब स्पार्टा का पक्ष चुन लेने वाले थे। लेकिन यहाँ कोई और होता तो शायद हथियार डाल देता, पर ये अथेनियंस थे, आत्मविश्वास और थोड़े बहुत अहंकार से भरपूर। वो जानते थे कि सभी मुसीबतों से एक साथ झेलने की क्षमता फिलहाल उनमें नहीं थी। इसलिए उन्होंने अपना ध्यान और शक्ति सिर्फ एक चीज़ पर केंद्रित रखने का फैसला किया, अपनी नौसेना के पुनर्निर्माण में। ये सब आसान नहीं होने वाला था। एथेंस की सरकारी तिजोरी तेज़ी से खाली हो रही थी और एजिस की स्पार्टन सेना डेकेलिया में डेरा जमाए बैठी थी। वो एटिका के ग्रामीण इलाकों में तबाही मचा रहे थे, जिसके कारण अथेनियंस का खेतीबाड़ी और चांदी की खुदाई का काम भी ठीक से नहीं हो पा रहा था। इन सब के कारण अथेनियंस की आर्थिक स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। अगर इतनी सरदर्दी काफ़ी नहीं थी तो कुछ साल पहले एथेंस ने एक और अजीब हरकत करी थी। उन्होंने पारसी साम्राज्य के साथ किए गए शांति समझौते का उल्लंघन कर दिया था। इस बेवकूफ़ी के कारण अब पारसी साम्राज्य भी ग्रीक राष्ट्रों की इस लड़ाई में उतरने की तैयारी कर रहा था। पिछली बार जब पारसी साम्राज्य के साथ लड़ाई हुई थी तो सारे ग्रीक राष्ट्रों ने मिलकर उनका सामना किया था, पर इस बार एथेंस अकेला था और काफ़ी बुरी हालत में था। मेरे ख्याल में ये एक अच्छा स्थान है आज की कहानी को ख़त्म करने के लिए। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एथेंस अपनी इन मुसीबतों से कैसे निपटेगा, शातिर अल्साबाइडीज़ अपने मकसद को अंजाम देने के लिए क्या नई चालें चलेगा, और आखिरकार ये लड़ाई ख़त्म कैसे होगी। फ़िलहाल ये थी पेलोपोनेशियन वॉर की अभी तक की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई।